हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। क्या ही कहा जाए, आज एक नए वीडियो की शुरुआत तो कर रहे हैं भारी मन के साथ। पर बहुत दिनों से जो चीज़ें चल रही थी ना, हमारा भी मन था कि कुछ ना कुछ विचार अपने व्यक्त करें। पर जब तक रेलवे की रिपोर्ट नहीं आ जाए पर जब तक रेलवे की रिपोर्ट ना आ जाए और अश्विनी जी के मुंह से कुछ ना सुन ले, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे इस पल का। और फाइनली कुछ चीज़ें आप लोग के सामने कहनी थी। जो इतना बड़ा रेल हादसा अभी उड़ीसा में हुआ है, बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है और बहुत सारे लोग इससे हताहत हुए हैं। और जो लोग ट्रेन में थे उनके दिल पर तो क्या ही गुजरी होगी दोनों ही ट्रेनों का, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। मतलब जब हम लोग घर में बैठे हैं तो हमारा ये हाल है। दोस्तों के कॉल आ रहे हैं, घर परिवार वालों के कॉल आ रहे हैं कि तुम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हो, तुम कहाँ हो, अभी सेफ़ होगी नहीं। तो जिनके परिजन उस ट्रेन में रहे होंगे उनके ऊपर क्या बीती है मैं समझ नहीं सकता हूँ। पर कुछ चीज़ें क्लियर करनी है आपसे आज। बिल्कुल, जब से ये ट्रेन हादसा हुआ था ना, तब से हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, हम लोग साथ में ही थे कि अब इसमें किसकी गलती है। अब गलती निकालने का वक्त तो नहीं है, मतलब वो चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है। सिर्फ हम संवेदना अपनी जो है वो प्रकट कर सकते हैं कि जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है ना, या फिर जो भी बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं, उनके फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रहे होंगे, बस यही हमारे दिमाग में चल रहा था। बाकी हाँ, रेलवे की रिपोर्ट जो है जब तक नहीं आ जाती तब तक कुछ भी बोलना सही नहीं है, और इसलिए हमने वेट किया और ऐसे ही बस वीडियो कुछ नहीं बनाया हमने कि ये हुआ ऐसा हुआ। बाकी आप लोग न्यूज़ में तो देख ही रहे होगे हर चीज़। न्यूज़ में आपने तरह तरह की कहानियाँ सुनी होंगी, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो सभी डाटा पे नहीं जाएंगे। पर क्या हुआ था एक्चुअली, जो अभी तक रेलवे ने जो जानकारी दी है उसके बेसिस पे ज़रूर आपको मैं आज ट्रैक के थोड़ा करीब जा करके सेफ्टी पॉइंट से ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में क्या हुआ था उस समय कोरमंडल एक्सप्रेस के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि भाई इतनी तेज़ ट्रेनें क्यों चला रहे हो जब दुर्घटना हो रही है, वंदे भारत क्यों चला रहे हो जब नॉर्मल ट्रेन नहीं चल पा रही है। तो ब्लेम गेम खेलने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ों को समझेंगे तो ही चीज़ें और आसान होंगी। और आज हम लोगों ने थोड़ी तैयारी भी की है कि रेलवे ने क्या आपके लिए किया और रेलवे और क्या कर सकती है इस चीज़ के ऊपर। चलिए, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि क्या हुआ था उस समय कोरमंडल एक्सप्रेस के साथ। तो इतना उदास नहीं देखा इन दोनों को में, लेकिन फिर भी आपको समझा देते हैं। यहाँ पे 4 यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होंगी। सबसे लास्ट वाली और इधर वाली हो गई लूप लाइन, जो कि प्लेटफॉर्म्स की ओर जाती हैं, ठीक है। सेंटर में हो गई 2 मेन लाइन। अब क्या हुआ था इसे आप समझिए। तो जैसा कि भाई ने बोला कि यहाँ पे 4 लाइनें हैं, दोनों जो साइड वाली लाइन है ना, ये लूप लाइन हो गई, और जो मिडिल वाली दोनों लाइनें हैं ये मेन लाइन हो गई। तो मेनली क्या होता है कि अगर किसी ट्रेन को स्टेशन को स्किप करना होता है ना, तो वो मेन लाइन पे जाएंगे ऑब्वियसली। और जिनको लूप में खड़ा होना होता है ऑब्वियसली वो ट्रेन ओवरटेक के लिए रुकी रहती है, ताकि वो मेन लाइन से गाड़ी जो है निकल सके, जो भी पीछे से गाड़ी आ रही है। तो उस दिन यार दो चीज़ लोगों ने बोली है कि एक तो पीछे पहले सिनेरियो आपको समझा देते हैं कि लूप लाइन पे खड़ी थी गुड्स ट्रेन। ये चीज़ आप मान लो इमेजिनरी, यहाँ पे एक गुड्स ट्रेन खड़ी थी। बीच वाली लाइन से निकलना था कोरमंडल एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हुए आगे की ओर, और उधर वाली लाइन जिसमें अभी वहाँ पे गुड्स ट्रेन खड़ी है उससे आ रही थी हमारी यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और इसीलिए वो 130 की रफ्तार में चल रही थी, 130-28 जो भी स्पीड थी, पूरा 130 की लिमिट है, पर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड में दोनों ही ट्रेनें चल रही थी। तो भाई जब ओवरटेक कर रहे हैं तो अपनी रफ्तार में जाएगी गाड़ी, उसी रफ्तार में जा रही थी। पर पहली कहानी ये कहती है कि जो वहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, जैसे स्विच किया जाता है लूप की ओर मेन की ओर, जैसे स्विच होते हैं वो वाले पॉइंट्स, इस तरह का आगे पॉइंट बना था, वो चेंज नहीं हुआ और गाड़ी 130 की रफ्तार में जाके पीछे से गुड्स ट्रेन में भिड़ गई, जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। और एक और पहलू क्या कहता है संदीप भाई? दूसरा पहलू ये है कि गाड़ी जो है वो मेन लाइन पे जा रही थी, मेन लाइन पे जाते जाते वो डिरेल हो गई, और डिरेल होकर डायरेक्ट सीधे जो है जो इंजन जो है बीचों बीच चढ़ गया जाके मालगाड़ी के ऊपर, डिरेल हुआ। पीछे जो 5-6 डब्बे जो डिरेल हुए थे वो मालगाड़ी के डिब्बों से कंजेशन में आकर के फैल गए उस तरफ, क्योंकि इधर तो मालगाड़ी खड़ी थी तो इस तरफ नहीं आ पाए, उस तरफ फैले। और उस तरफ से जो यशवंतपुर हावड़ा जा रही थी उससे टकराया, जिससे उसके भी 3 डब्बे डिरेल हुए और गाड़ी वो भी दुर्घटनाग्रस्त हुई। तो अगर दूसरे पहलू से देखा जाए ना, तो जो डिरेलमेंट हुई है, मतलब जो ये इंसिडेंट हुआ है वो मेनली डिरेलमेंट कारण से हुआ है। ट्रेन डिरेल हुई और इसलिए ये पूरा एक्सीडेंट जो है वो हुआ। 2 चीज़ें हैं, या तो पॉइंट्स और टेक्निकल जो सिग्नल में खराबी हो सकती है वो हो सकता है, क्योंकि आजकल सब जगह इंटरलॉकिंग का ज़माना है। जब तक स्टेशन से बटन प्रेस नहीं होगी ये चीज़ें खुद तो चेंज नहीं होंगी। तो जैसा कि अश्विनी जी कह रहे थे, इसकी सीबीआई जांच करवाई जाएगी कि या किसी ने पर्पसफुली बटन दबाई है, कैसे वो पॉइंट चेंज हुए। और सेकंड पहलू ये कहता है कि कैसे वो ट्रेन वहाँ पे डिरेल हुई, या तो ट्रैक में कमी थी या क्या खराबी थी कि ट्रेन डिरेल हुई और लोकोमोटिव जाके गुड्स ट्रेन में चढ़ गया। ये तो 2 कहानियाँ हो गई जो कोरमंडल एक्सप्रेस की दुर्घटना कहानी है। चलिए और कुछ बातें जो आप लोग से हम शेयर करना चाहते हैं।
चलो स्टेशन में मैंने और संदीप भाई ने कोशिश की आप लोगों को समझा सकें कि ये दुर्घटना कैसे हुई थी, लेकिन वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ थी और ये बात करने का मन था कि शांत कमरे में बैठ के किया जाए, तो वापस से घर आ गया हूँ। और हाँ, मेन चीज़, ये जो दुर्घटना हुई इसके बाद इसको बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाया गया। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगी। मतलब जब देश इन सभी चीज़ों से जूझ रहा है तब आप कवच को लेकर के हंस रहे हैं, वंदे भारत को लेकर के मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसी ट्रेनें नहीं चाहिए, पैसे बचाना, ये ठीक है, वो आपका पॉइंट है। तो हम सभी लोगों को बालासोर के लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे ना धर्म देखा गया ना कुछ। लोग रात भर लाइनों में लगे थे बस अपने रक्तदान के लिए, यानी ब्लड डोनेट करने के लिए। लोग नॉर्मली लाइनों में लगते हैं जब उनके कोई लोभ की कोई चीज़ उन्हें मिल रही होती, पर यहाँ पे ऐसा नहीं था। हमें भी उनसे ही सीखना चाहिए। और एक्चुअली में अश्विनी जी से अच्छा मैंने रेल मिनिस्टर आज तक नहीं देखा है। तारीफ़ कर रहा हूँ, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से मत जोड़िएगा, किसी और तरीके से इस बात को मत ले जाइएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ऑन ग्राउंड था उस समय ना, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई और रेलवे से अटैच हो सकता है। क्योंकि रेजिग्नेशन देकर के इन सभी जिम्मेदारियों से भाग जाना बहुत ही आसानी से बहुत सारे मिनिस्टर्स कर चुके हैं, पर यहाँ वो भागे नहीं। उन्होंने कहा भाई रेजिग्नेशन या जो भी चीज़ चाहिए आपको, आप इस बारे में हमसे बाद में बात करिए। पहली चीज़ है लोगों का ख्याल रखना है, तो वहाँ पहुँचे स्पॉट पर अपनी टीम को लेकर के। रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी पहुँचे, हॉस्पिटलाइज कराया गया लोगों को, जितनी सेवा हो सकती थी वो की गई। और साथ ही साथ जब तक जो है ट्रैक हैं वापस नॉर्मल नहीं हुए, सभी लोग वहीं पर थे और अश्विनी जी पर्सनली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। ये चीज़ बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अगर नॉर्मली भी हमें किसी स्टेशन में या पटरी के किनारे 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे बैठना पड़े तो दिक्कत होती है। भले ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं, आपको अगर ऐसा लगे मन में कि एसी वेसी पहुँच गया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आम हालतों में वो वहाँ पर थे उपलब्ध सभी लोगों के बीच में। यहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, लाशों का अंबार लगा था, खून ही खून फैला था, इतनी बड़ी दुर्घटना, मतलब क्या ही बताया जाए इस चीज़ को लेकर के। हाँ, ये बात है कि रेलवे की गलती तो ज़रूर ही है। मैं ये चीज़ तो मानता हूँ कि रेलवे की गलती तो है ही, चाहे सिग्नलिंग में एरर हो, चाहे पॉइंट स्विच ना हुए हों, चाहे कोई व्यक्ति ने आकर के वहाँ बटन भी क्यों ना दबा दी हो, पर वो गलती रेलवे की ही है। क्योंकि रेलवे का क्षेत्र है, वहाँ पे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो जिम्मेदार भी रेलवे ही है। और फ्यूचर में पता चलेगा, अभी तो सीबीआई की जांच भी होनी है, सीबीआई की जांच की मांग की गई है, तो पता ज़रूर चलेगा कि क्या बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थे। लेकिन जो बेसिक जानकारी अभी हम सब तक पहुँची है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, जो खामियां हैं वो भी आपको बताऊंगा रेलवेज़ की, और जो अच्छाई यहाँ मैंने ऑब्जर्व की है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। दोनों तरफ की बहसों के मैंने बहुत सारे पॉइंट्स व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में सुने हैं, महसूस किए हैं। बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आए यार, कि मतलब जैसे ही ये सब दुर्घटना हुई मेरे पास इतने कॉल है, इतने मैसेज आए कि भाई तुम घर पे हो कि नहीं, तुम ट्रेन पे तो नहीं हो, तुम सेफ हो कि नहीं। कि मुझे लगा कि यार जब मेरा ये हाल है, जब मैं घर में बैठा हूँ, उनके ऊपर क्या बीती होगी। जो उस ट्रेन में थे, जिनके परिजन उस ट्रेन में थे, उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। रेलवे ने अलग से भले ही स्पेशल ट्रेन चलाई हो, पर वो घंटे काटना उनके लिए कितना भारी पड़ा होगा, इस चीज़ का एहसास हम लोग नहीं कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो ये मांग रहेगी कि जो 10 लाख रुपए रेलवे मुआवजे के तौर पर दे रही है, ये किसी काम का नहीं है। उनके जीवन के लिए कुछ करना चाहिए। रेलवे में ऐसे ही इतने सारे रिक्त स्थान है, रेलवे में कमी है स्टाफ की, तो सबसे पहली चीज़ है कि जो स्टाफ है उन्हें वहाँ पर नौकरी देनी चाहिए रेलवे में ही, क्योंकि उनसे बेहतरीन काम कोई और कर ही नहीं सकता। जिन्होंने अपने खोया है वो और जिम्मेदारी से और मन लगा के काम करेंगे, और तभी रेलवे जो है अपनी और अच्छा ग्रो कर सकती है। बात की जाए रेलवे सेफ्टी मेजर्स के लिए क्या चीज़ें कर रही है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि वंदे भारत जैसे ट्रेन क्यों चला रहे हो, ये वो है। तो वंदे भारत से सेफ ट्रेन एक्चुअली में कोई नहीं है। ऑटोमेटिक डोर्स वगैरह हैं, LHB की है, CCTV कैमरा युक्त है। ऐसे जो बहुत सारे फीचर्स है उस ट्रेन को बहुत ही खास बनाते हैं। साथ साथ अगर और चीज़ें देखी जाएँ तो रेलवे ने निरंतर LHBफिकेशन की ओर बहुत काम किए हैं। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन भी LHB हो चुकी हैं बहुत सारी। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन हमें भी चुभते हैं कि यार इतने सारे AC कोचेस आपने क्यों लगा दिए और जनरल स्लीपर के कोचेस क्यों हटाए हैं। ये चीज़ मैंने भी जब मैं रेल मिनिस्टर सर से मिला था तो मैंने ये सवाल उठाया था, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, फ्रिक्शन वगैरह से लेकर, वो आप देख सकते हैं। पर मेरे मन में कुछ ख्याल आते हैं जब मैं आजकल की नई ट्रेन देखता हूँ, तो उसमें जो AC कोचेस की संख्या बहुत बढ़ा दी गई है और स्लीपर की बहुत संख्या अचानक से कम कर दी गई है। मैं मतलब चाहता हूँ कि इसका कारण मैं बता रहा हूँ। देखो क्या होता है कि जब स्पीड बढ़ती है तो अगर गाड़ी के अंदर एयर आएगी तो गाड़ी फ्रिक्शन अनस्टेबल हो जाएगी। आप कार अपनी देखो, कार 100 की स्पीड से चलाओ तो आपको शीशा ऊपर करना ही पड़ेगा। अभी ज्यादातर गाड़ियों की स्पीड 100 से ऊपर बढ़ रही है, 130, 140 उस तरफ से बढ़ रही है। तो इस कारण से गाड़ियों को
एयर कंडीशन में ही रखना पड़ेगा। और लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर हैवी डिमांड है स्लीपर की, वहाँ पे हम लोग स्लीपर की स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। अब बात की जाए, लोगों ने व्यंग किया कवच के ऊपर। कवच एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कोलिजन को बचाती है। आपने उसके ऊपर 2022 में यानी पिछले बीते गए साल में बहुत सारी चर्चाएं सुनी होगी, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, जब इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा इतने सालों से चल रहा है, तो भी अभी ऑलमोस्ट 94-92% ट्रैक्स ही कवर कर पाए इलेक्ट्रिफिकेशन के तौर पे, तो आप क्या सोच रहे हैं कि एक साल में कवच पूरे भारत में फैल पाएगा? रेलवे का जो नेटवर्क है इतना बड़ा है, एशिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी रेलवेज कहलाती है भारतीय रेलवे, तो उसमें एक साल में सभी चीज़ें पूरी कर पाना बिल्कुल ही आसान नहीं है। रेलवेज ने दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई, ये तो जो मेन लाइन है ना, यहाँ पर रेलवे की सबसे पहली पहल होने वाली है कि कवच की सुविधाओं को लागू किया जा सके, जिसके तहत बहुत सारे इंतजामों की ज़रूरत पड़ती है। टेंडर भी 2022 में निकाले गए थे, तो अभी तक बाकी रूट में सब जगह चीज़ें नहीं फैली हैं। तो जो लोग इन चीज़ों को लेकर के मजाक उड़ा रहे हैं, भाई आप जो है आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। उल्टा जो आहत हुए हैं उनको और बुरा लगेगा कि ये चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि वो चीज़ अभी तक आई ही नहीं है, तो कैसे वो चीज़ फैल पाए। लोग तर्क देते हैं कि वंदे भारत ट्रेनों पर रेलवे इतना खर्च क्यों करती है, इन्हें चलाने पर इतना ध्यान क्यों दे रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो भारत का गौरव है। वंदे भारत ट्रेनें तो जिस राज्य के लिए चलेंगी, जिस जगह के लिए चलेंगी, लोग तो उसको सेलिब्रेट करेंगे एक त्यौहार जैसे। इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं ये चीज़ मानता हूँ, क्योंकि भाई ये देश का गौरव है और जिस जगह के लिए चलेगी वहाँ के लोग तो इसे मनाएंगे ही, खुश होंगे ही। बट मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जब वंदे भारत ट्रेन खुलती है तो उद्घाटन में जो खर्चा होता है उस पर कमी रेलवे ला सकती है, और उससे सुरक्षा की ओर लगाया जाना बहुत ही ज़रूरी है। पूरे भारत में केवल 20 पेयर चल रहे हैं वंदे भारत के, राजधानी के 25 पेयर, शताब्दी के 24 और दुरंतो ट्रेन के 28 पेयर। तो अगर इसे देखा जाए तो इंडियन रेलवेज में टोटल 13,000 से ज़्यादा ट्रेन चलती हैं, जिसमें 9,000 ट्रेनें यानी 9,000 ट्रेन हैं हमारी लोकल ट्रेनें, EMU ट्रेन वगैरह जो हर जगह रुकते रुकाते जाती हैं। 3,000 ट्रेनें हैं मेल एक्सप्रेस ट्रेन, बाकी प्रीमियम ट्रेन तो मैंने आप लोग को बता ही दी। तो आप समझ ही सकते हैं कि रेलवेज आम जनता के लिए कितना कर रहे हैं और प्रीमियम ट्रेन पे कितना फोकस कर रहा है। हाँ, एक चीज़ मानता हूँ कि प्रीमियम ट्रेन को प्रायोरिटी दी जाती है, पास किया जाता है, सुपरफास्ट ट्रेन को पास किया जाता है, लेकिन वो तो नियम है कि तेज़ रफ्तार ट्रेनें भी होंगी और आम जनता के लिए रुकने वाली ट्रेनें भी होंगी इंडियन रेलवेज में। ये बात है, रेलवे का ध्यान हर जगह है, रेलवे ध्यान दे रहा है, लेकिन सुरक्षा की ओर और ध्यान देने की ज़रूरत है। केवल 44% रेलवे स्टेशन में ही इंटरलॉकिंग सिस्टम को लगाया जा पाया है। साथ साथ रिपोर्ट में ये भी आया है कि 2019 में सीमांचल एक्सप्रेस का आप लोगों ने एक्सीडेंट सुना होगा, उसकी रिपोर्ट में यह आया था कि उस रूट का जो जांच होनी थी वो काफ़ी लंबे समय से हुई ही नहीं थी। स्पीड ट्रायल वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई थी, जिसके कारण वहाँ पे ट्रेन डिरेल हुई थी। अभी बात की जाए तो टोटल मान लो एक साल में 380 से 370 पूरे सारे डिवीजन मिला के इंस्पेक्शन होने चाहिए थे, पर इंडियन रेलवेज में लगभग 170 ही हुए हैं। मतलब बाकी के इंस्पेक्शन हो ही नहीं पाए। उसके कारण ये हो सकता है या तो रेलवेज के पास स्टाफ नहीं है, या तो ब्लॉक नहीं मिल पाता उतने समय का, क्योंकि भाई इतनी बिजी इंडियन रेलवेज है, ब्लॉक नहीं मिल पाता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन खिलवाड़ तो यात्रियों के साथ हो ही रहा है कहीं ना कहीं। रेलवेज को इस चीज़ का ध्यान रखना है। जिम्मेदार तो रेलवे है, क्योंकि चाहे किसी की भी गलती हो, जब रेलवे के क्षेत्र के अंदर है तो जिम्मेदारी भी रेलवेज की ही है। ये सभी चीज़ें मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये CAG 2022 की जो रिपोर्ट है ना, उसके तहत आपको बता रहा हूँ। जिन ट्रैक की स्पीड 130 होती है, उन्हें हर 2 महीने में उनका जो ऑसिलेशन है, उनकी जो अलाइनमेंट है, इन सभी चीज़ों की चेकिंग होती है। और जो अपने 110 kmph वाले ट्रैक्स हैं, उनकी 3 महीने में होती है, और बाकी ट्रैक्स की 6 महीने में, 1 साल में, ऐसे होता है। नियमित रूप से जाँच होती है, पर इंडियन रेलवेज में ये चीज़ें फ्रीक्वेंटली नहीं हो पा रही हैं। इस चीज़ की भी कमियाँ उस रिपोर्ट में दर्शाई गई हैं। यहाँ मेरे पास चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने एक एक चीज़ पे संदीप भाई के साथ डिस्कस किया। हम लोगों ने बैठ के पूरा खुद बहुत सारी चीज़ें निकाल के लेके आए हैं हम लोग आपके लिए, पर सभी चीज़ें एक तरफ हैं, और एक तरफ है कि दुर्घटना जो होनी थी ये तो हो गई है। 10 लाख रुपए देकर कुछ नहीं होगा। जो इनके साथ ये घटना हुई है उन्हें नौकरी की बहुत ज़रूरत है। आप लोग अगर आगे बढ़ करके उनकी मदद करना चाहते हो तो आपको मैं CM रिलीफ फंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाइए, डोनेट करिए जितना आपसे हो सके। कोई स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप अगर अपने मन से 10 रुपये भी डोनेट करते हैं तो काफ़ी सहायता वहाँ हो सकती है सरकार की। मैं भी लगभग 4 साल से रेलवे में व्लॉगिंग कर रहा हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, तो मैंने रेलवेज़ में इम्प्रूवमेंट तो देखा है। चाहे स्टेशनों की बात हो, चाहे साफ़ सफाई की बात हो, चाहे ट्रेन में आपकी शिकायतों की सुनवाई की बात हो। आप हर चीज़ की आजकल कंप्लेन कर सकते हो, चाहे खाना हो, चाहे साफ़ सफाई हो। और इनफैक्ट ट्रेनों की कंडीशंस, एलिजिफिकेशन, मॉडर्न ट्रेन का आना, ये सभी चीज़ें मैंने देखा है। तो ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो एकदम मॉडर्न, हाई, कम्प्लीटली एयर कंडीशन आप स्टेशन देना चाहते हो इंडियन रेलवेज़ को, उसकी वजह अगर नॉर्मल स्टेशन में छत भी लग जाए ना,
जिससे धूप ना आए, बारिश ना आए, ये बड़ी बात होगी। ज़्यादा स्टेशनों में ये चीज़ें होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशनों में ये सुविधाएँ होनी चाहिए। हाल ही में गांधीधाम बेंगलोर एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा था, मैंने एक बेलगाम के आसपास देखा कि जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी से ही जाली लगाई जा रहे थे, क्योंकि जून जुलाई में बारिश शुरू हो जाएगी। आगे आया हुबली जनशताब्दी में ट्रैवल करते टाइम मैंने देखा कि यार ब्रिजेस का मेंटेनेंस का काम चल रहा है। मैंने स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी बारिश का मौसम आने वाला है तो ब्रिज बहुत प्रेशर झेलेंगे, उससे पहले यहाँ पे इसकी भी तैयारी की जा रही है। तो ये देख सकते हो कि रेलवेज़ का जो काम है, जो गैंगमैन वगैरह हैं वो लगातार चीज़ों की निगरानी तो करते ही हैं, लेकिन एक चूक इतनी बड़ी गलती को अंजाम दे देती है। तो कुल मिलाकर मेरी तरफ से तो यही है कि मैं इंडियन रेलवेज़ के साथ हूँ, उन लोगों के साथ हूँ, परिवारों के साथ हूँ जो इससे आहत हुए हैं। लेकिन मैं चाहता था कि एक वीडियो आपके लिए मेरी तरफ से भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सत्या भाई आपकी क्या राय है, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। तो मैं वेट कर रहा था जब तक पूरी फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए तब तक मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ ना आपसे कहूँ, लेकिन जितनी जानकारी मुझे अब तक पता चली है, जो मैं समझ पाया हूँ इस चीज़ से, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। अगर इस पर कोई फाइनल रिपोर्ट आती है सेफ्टी कमीशन की तरफ से तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। सत्या भाई और संदीप भाई, कभी इनके चेहरों पे, कभी इनकी ज़ुबान में इतनी उदासी नहीं देखी जितनी आज देखने को मिल रही थी। और मैं तो यूँ कहूँगा कि इन दोनों लोगों ने हमेशा हंसाया ही है, लेकिन आज के दिन इन्होंने एक ऐसा मामला डिस्कस किया जिसकी वजह से दिल अच्छा खासा गमगीन हो चुका है। सत्या भाई ने फिज़िकली भी जाकर बताया कि किस तरह ये वाक़या पेश आया। मुझे वैसे जो खबरों में चाह रहा है, मेरा पर्सनली बात नहीं है, जो खबरों में ज़्यादातर चाह रहा है वो यही चाह रहा है कि एक रुकी हुई माल बर्दारी के साथ एक ट्रेन आके टकराई है और उसकी कुछ बोगियाँ दूसरे ट्रैक के ऊपर चली गई हैं। फिर वहाँ से भी बदकिस्मती तो ये है कि वहाँ से भी एक दूसरी ट्रेन आ रही थी 130 किलोमीटर की रफ्तार पे। तो अगर ये हादसा ऐसे हो गया था तो कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाना चाहिए था कि कोई उस आती हुई ट्रेन को रोक सकता, लेकिन बस ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को भी समझने का मौका नहीं मिला। और सत्या भाई कह रहे हैं कि यहाँ तो इसमें ट्रैक की भी गलती हो सकती है, यानी कि ट्रैक की कमज़ोरी हो सकती है कि डीरेल होके ट्रेन गुड्स ट्रेन के साथ टकरा गई हो, लेकिन जो ज़्यादातर इम्कान है यहाँ पर वो इंसानी गलती का ही दिखाई दे रहा है। और इसके बाद सत्या भाई कह रहे थे कि लोग कवच का भी मजाक बना रहे हैं। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब ये वीडियो बनाई थी अजहार अफसोस के लिए, तो उस वक्त ही मैंने कवच का बताया था कि कवच सिस्टम भारत में लगाया गया ट्रेनों में, लेकिन उसके बावजूद ही हादसा हो गया। तो एक भाई ने कमेंट किया था और उन्होंने बताया कि कवच जो सिस्टम है वो सिर्फ आमने सामने से आने वाली ट्रेनों के लिए अभी तक साजगार है और वो इस तरह बैक से बजने वाली ट्रेनों के लिए काम नहीं आ सकता। और आज सत्या भाई मजीद कह रहे थे कि कवच सिस्टम अभी पूरे भारत में नहीं बिछाया गया और उसे पूरे भारत के ट्रैक्स पर बिछाने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सत्या भाई बहुत ही पॉजिटिव बातें कर रहे थे और उन्होंने अपनी तरफ से कोई अफवाह नहीं उड़ाई, कोई उन्होंने उसमें गलत बातें नहीं की। वो जो भी वो बयान कर रहे थे वो सरकारी रिपोर्टों का बयान कर रहे थे। और इस मौके पे वो जो वज़ीर रेलवे हैं अश्विनी वैष्णव, उनकी तारीफ़ भी कर रहे थे और एक रेलवे का मुसाफिर होने की वजह से, रेलवे का बाकायदा व्लॉगर होने की वजह से उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे थे। और उन्होंने सही कहा कि इस वक्त रिज़ाइन दे देना, क्योंकि हमें यूरोप में ये मिसालें देखने को मिलती है ना, जब कोई हादसा होता है तो मुतलका वज़ीर रिज़ाइन कर देता है। लेकिन अश्विनी वैष्णव अगर इस जगह से अगर इस मौके के ऊपर रिज़ाइन करेंगे तो फिर उनके पिछले कैरेक्टर के ऊपर भी सवाल उठाया जाएगा कि ये इनमें सलाहियत नहीं थी साथ को रोकने की, इसलिए चले गए। उन्होंने अच्छा किया जो 2-3 दिन उधर बैठे रहे और सारे मामला को खुद देखते रहे और जब तक मामला मबूल पर नहीं आ गए तब तक वो वहाँ पर मौजूद रहे। आज भारतीय रेलवे जो तेज़ी के साथ तरक्की करती हुई दिखाई दे रही है, इसमें भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बुनियादी किरदार है। और मैंने तो यहाँ तक कहा था कि मोदी जो हैं भारत के वज़ीर आज़म, उनको चाहिए कि वो वंदे भारत के कई इफ्तिताह इनको भी करने दें। और यानी कि इनका इस कदर योगदान है भारत की रेलवे को बहुत तेज़ी के साथ बेहतर करने में। तो ऐसे वक्त में एक वज़ीर की मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर बेजा तनकीद की जानी चाहिए। हाँ, इसकी खुफिया तहकीकात या ज़ाहरी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। अगर ये इंसानी गलती है और किसी ने जानबूझ के किया है तो फिर उसकी कोई माफ़ी नहीं है, और अगर कोई टेक्निकल गलती है तो फिर भारत को इस पर बहुत ज़्यादा संजीदगी से सोचना चाहिए कि 2023 में बैठे हुए भी अगर टेक्निकल गलतियां सामने आएंगी और इतने बड़े हादसा होंगे तो यकीनी तौर पर फिर दुनिया सवाल भी पूछेगी। अब अगर इस ट्रेन में हादसे में हलाक होने वाले और ज़ख्मी होने वाले के लवाहिकीन की बात की जाए तो सत्या भाई की सजेशन अच्छी थी कि आप अगर एक बार 10 लाख दे देंगे तो उनके अच्छे खासे काम आ तो जाएगा, लेकिन उससे क्या ही बेहतर होगा कि अगर कोई उनको नौकरी दे दीजिए ताकि उनकी ज़िंदगी भर उनके रोज़गार का इंतज़ाम हो सके और वो जो आज जिस हादसे से और जिस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं उस एहसास को कम भी कर सकें। लेकिन ये इतना बड़ा हादसा है कि ये जाते जाते जाएगा और ये ज़ख्म भारतीय रेलवे में बहुत अरसे तक ताज़ा ही रहेगा, क्योंकि 300 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं, 900 से 1000 ज़ख्मी अभी भी बताए जा रहे हैं। मैं जो पाकिस्तान में बैठकर इतना गमगीन महसूस कर रहा हूँ कि मैंने सिर्फ भारत की रेलवे को अपने मोबाइल पे देखा है। तो जो लोग उस पर रेगुलर ट्रैवल करते हैं, सत्या भाई, संदीप भाई, और उनकी जो कैफियत है वो वाकई बयान के काबिल है। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आज हम एक भारी मन से वीडियो बना रहे हैं और ऐसा लगता था कि ये सत्या भाई की ज़ुबान नहीं, सत्या भाई का दिल बोल रहा है, क्योंकि
चाहे कि ट्रेन है चाहे बस है, किसी भी चीज़ में रह रह के उससे अच्छी खासी मोहब्बत हो जाती है। मुझे पर्सनली भी इस हादसे का बहुत ज़्यादा दुख है और एक बार फिर मैं उन सारे हलाक शुदगान से और ज़ख्मियों के लवाहिकीन से दिल की गहराइयों से इज़हार अफसोस करता हूँ। और पाकिस्तान की तरफ से सरकारी तौर पर भी इसका अफसोस किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया में बैठकर अपने ट्वीट के ज़रिए लोगों का गम बांटने की कोशिश की है। आइंदा बहुत सारी दुआएं देंगे भारतीय लोगों को, भारतीय रेलवेज़ को, कि आइंदा कभी भी भारत में ऐसा कोई भी हादसा देखने को ना मिले। मैं तो भारत में वंदे भारत देखता हूँ, 180-200 के ऊपर चलाने की बातें हो रही हैं, बुलेट ट्रेन भी अब 2-3 साल की दूरी पर है। तो ऐसे में अगर इतने बड़े हादसा की खबर मिलेगी तो एक इंसान होने के नाते, एक हमसाया होने के नाते दिल ज़रूर दुखी हो जाएगा। आपके कितने का शुक्रिया इस वीडियो पे तक बनने के लिए, बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग एक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।